चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है छंद। क्या है वो? छंद दिया हुआ है। क्लियर है ये? चलिए देखिए, इन सब टॉपिकों के बारे में ज्यादा कोई बात करता नहीं है, मैं बस उतना ही कराऊंगा जितना हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। इतना तो मतलब हम लोग अगर हिंदी का कंटेंट कर रहे हैं तो हमको आना ही चाहिए, चाहे वो जीडी के एग्जाम दो, चाहे व्यापम के एग्जाम, चाहे पीएससी के एग्जाम दो। क्लियर है ये? हाँ, अगर हिंदी में भाई किसी बड़े लिटरेचर के पोस्ट का एग्जाम दोगे तो फिर इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन सभी एग्जाम्स के लिए पीएससी, व्यापम और उसके बाद जितने भी एसएससी कैडर के एग्जाम होंगे जहां पे हिंदी पूछी जाती, इतना पढ़ना क्या हो जाएगा? काफी हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए ध्यान सुनिएगा। काव्य में वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। भाई देखे होंगे आप लोग कि सर राम जी की चौपाई होती है, ठीक है, कई प्रकार के जो वाक्य होते हैं एकदम अरेंज होते हैं। शायरियां हमको अच्छी क्यों लगती है? सर वो अरेंज होता है, एक शब्द दूसरे शब्द से मेल खाता हुआ या विरोधास्मक पर क्या होता है तो इम्पैक्ट के साथ मिलता है। तो 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, ऐसे करके सेटलमेंट में जो हमारे पास 4, 5 या 6 या फिर 8 के जो स्टेटमेंट बनते हैं लाइनों के, वो इसी सब चीजों के अंदर कैलकुलेट होते हैं। ठीक, इसीलिए ये वाक्यों को बहुत सुंदर ललात्मक बनाते हैं, जिससे सुनने में बड़ा आनंद आता है। व्युत्पत्ति, छंद शब्द संस्कृत की छद धातु से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा यही बन जाएगा कि छंद का धातु क्या है बेटा? तो छंद का धातु क्या है? छद है। क्लियर है ये? जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। मत ये काव्य सौंदर्य का महत्वपूर्ण अंग है जो कविता में ललात्मकता और संगीत पैदा करता है। छंदों का उपयोग करके ही हम नॉर्मल वाक्य को संगीतमय बना सकते हैं। ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भ, सबसे इंपॉर्टेंट पिंगल शास्त्र। पिंगल शास्त्र, छंदों को पिंगल नाम से भी जाना जाता है। छंदों को किस नाम से जाना जाता है? पिंगल नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रवर्तक कौन थे बेटा? पिंगल ऋषि। जैसे रसों के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य भरत मुनि। उसी प्रकार छंदों के रचयिता कौन थे? तो ऋषि पिंगल या फिर पिंगल ऋषि, या पिंगल शास्त्र, या फिर छंदों को सीधा पिंगल भी कहा जाता है। क्लियर है ये? प्राचीनतम स्रोत, छंद का सर्वप्रथम विवरण किस में प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद में। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बना कि छंद सबसे पहले कौन सा वेद मिला? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब सर जो नहीं पढ़ा वो दिमाग लगाएगा कि यार ये जो हमारे पास सामवेद है वो गीत संगीत पर आधारित है, जो हमारे पास यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य पर आधारित है, ठीक, जो ऋग्वेद है उसी में क्या है? ऋचाएं। और पहली बार छंद का उपयोग भी किसमें हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं सर आपके स्टैटिक जीके के साथ साथ। क्या हो रहा है? ये हिंदी भी कवर हो रही है। हिंदी साहित्य, छंद शास्त्र पर प्रथम प्रमुख कृति छंदमाला मानी जाती है। हिंदी शास्त्र पर छंदों में लिखी हुई पहली जो कृति क्या मानी गई है? वो छंदमाला। और छंदों का पहली बार वर्णन किसमें माना गया है? ऋग्वेद में। और उसको लिखने वाला ऋषि कौन है? तो पिंगल ऋषि है। ये 3 लाइन अपने आप में क्या है? 3 एमसीक्यूज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छंद के प्रमुख अंग। सर सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, जिस प्रकार रसों के कितने अंग पढ़े थे हम लोग? रसों के अंग पढ़े थे 4। उसी प्रकार हमारे पास छंदों के कितने अंग बेटा? 8। रस के कौन कौन से अंग पढ़े थे हम लोग? स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव, है कि नहीं? स्थायी भाव, उसके बाद फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। उसी प्रकार से छंदों के मुख्य 8 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है चरण। चरण सबसे नीचे होता है बेटा, उसे ही कहा जाता है पाद। छंद की पंक्तियां, कितने पद दिए हुए हैं, कितने पाद हैं, बात समझ में आ रहा है? छंद की पंक्तियों क्या कहा जाता है? पाद। उसके बाद होता है बेटा वर्ण, अक्षर, स्वर युक्त। उसके बाद होती है मात्रा, वर्ण के उच्चारण में लगा हुआ समय। जितनी बड़ी मात्रा होगी उतना ज्यादा समय लगाना है, जितनी छोटी मात्रा होगी उतना कम समय लगाना है। फिर संख्या एवं क्रम, वर्ण मात्रा की गिनती और स्थान। यति, पढ़ते समय लिया जाने वाला विराम, उसे क्या कहते हैं? यति। जैसे एक छंद तो नहीं है, फिर भी आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, यहां पे क्या करना है? रुकना है।
फिर क्या करना है अपने को, उसके आगे बढ़ना है। गति, काव्य के प्रवाह की क्या होनी चाहिए, लय। किसी काव्य को पढ़ रहा हूं और अगर मैं उसकी गति से ना पढ़ूं सर, कोई टूटा फूटा सा पढ़ते रहे तो फिर वो मजा नहीं आता है। एक होता है तुक, पंक्तियों के अंत में ध्वनात्मक समानता, ये होती है तुक। गण, तीनों वर्णों का क्या कहलाता है, समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता है। तो इसमें इतना बहुत सर खपाने की आवश्यकता नहीं है, हमको बस इतना याद रखना है कि छंद के कितने मुख्य अंग होते हैं सर, कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्लियर है ये। चलिए इसमें जो मेन कंटेंट उसको बता देता हूं। छंदों के प्रकार, तो देखिए हमारे पास ये मेन क्वेश्चन हो गया। अगर पूछेगा कि छंदों के अंग कितने होते हैं, सर छंदों के 8 अंग होते हैं। और अगर कहता है सर छंदों के प्रकार कितने होते हैं, तो छंदों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ये चीजें जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, कहता है सर मुख्य रूप से छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद या फिर स्वछंद। बेटा मुक्तक का ही मतलब होता है मुक्त छंद, और स्वतंत्र स्वछंद का मतलब होता है स्वतंत्र छंद। जो मुक्त है वही तो क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पे दिया वर्णिक दिया हुआ है, मात्रिक दिया हुआ है, मुक्तक या फिर स्वछंद देगा। वर्णिक होगा वर्णों पर आधारित, मात्रिक होगा मात्राओं पर आधारित, और एक होंगे मुक्त जो किसी से भी कोई संबंध नहीं रखता है। वर्णों की गणना पर आधारित छंद क्या होगा, वर्णिक छंद। मात्राओं की गणना पर आधारित मात्रिक छंद। जो वर्ण और मात्रा बंधनों से क्या होता है, मुक्त होता है, वही मुक्तक छंद होगा या फिर स्वछंद होगा। क्लियर है ये। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 8 प्रकार के अंग थे, 3 प्रकार के क्या है, उसके छंद के 3 प्रकार हैं। यहां पर अपने को कुछ दे रखा हुआ है, जैसे हमारे पास वर्णिक छंद और मात्रिक छंद दिया हुआ है। या इसको रुकिएगा, इसको मैं ना आपको एक डायग्राम के माध्यम से क्या कर देता हूं, समझा देता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास 3 प्रकार के छंद दिए बेटा, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और दिया हुआ मुक्तक या फिर स्वछंद छंद। वर्णिक मतलब वर्ण पर आधारित, मात्रिक मतलब मात्राओं पर आधारित, और स्वछंद मतलब उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखो सर इसके आगे इसको बढ़ाया ही नहीं है। तो सबसे पहले वर्णिक दिया हुआ है, वर्णिक के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्णिक छंद कैसे कैसे होता है, एक होता है सम छंद, अर्थात उस पूरे के पूरे लाइन में सम वर्ण होंगे, 12 14 12 14 16 इस प्रकार से। एक होता है अर्धसम, और एक क्या होता है जी, विषम। अर्धसम में एक लाइन पे सम और एक पे विषम, और क्या होगा, विषम में पूरे क्या होगा, तो विषम होगा। जिसमें से सम छंद जो है साधारण वर्ण में 26 और दंडक में क्या होंगे, 26 वर्ण से अधिक। पूछेगा सर कि साधारण छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो 26, और दंडक में कितने होते हैं, 26 से अधिक। वही आते हैं मात्रिक छंद, ये पूरा मात्रा पर होगा। इसके भी 3 प्रकार, सम, अर्धसम और विषम होगा। इसमें साधारण में 32 होंगे और दंडिक में क्या होंगे, तो 32 से अधिक होंगे। और वो तो सर मुक्त है, वहां पे कोई बाउंडेशन ही नहीं है कि कितनी मात्राएं होंगी और कितने वर्ण होंगे, उसको चलने दीजिए। क्लियर है ये। सर इसको देखोगे हमारे पास छंद कितना आएगा बेटा, सर ये हो जाएगा हमारे पास वर्णिक हो गया, एक हमारे पास मात्रिक हो गया, और एक क्या हो गया जी, स्वछंद हो गया। क्लियर है ये। सर वर्णिक के 3 प्रकार है, एक होगा सम, एक हो जाएगा विषम, और एक हो जाएगा हमारे पास अर्धसम। क्या हो जाएगा, अर्धसम। वही तीनों चीज इसमें भी है। इसमें क्या होगा सर कि अर्धसम को अगर मैं छोड़ देता हूं, सम की बात करें, इसमें मेरे पास एक हो जाएगा साधारण, एक दंडिक। इसमें 26 और इसमें 26 से अधिक। अगर वही चीज इसमें भी आता हूं तो सम के अंदर क्या होगा, साधारण और दंडिक, इसमें 32 से अधिक होगा। तो मात्राएं ज्यादा होती है वर्णों की अपेक्षा। वर्णिक में 28 28 26 26 से अधिक, और मात्रिक में 32 32 से अधिक मात्राएं होती है। ठीक है। अब यहां पर बेटा हमारे पास छंद के सर क्या दिए हुए हैं, कुछ प्रकार दिए हुए हैं। छंद में 2 हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है, एक होता है दोहा और एक क्या होता है जी, सोरठा। दोहा होगा और एक क्या होगा, सोरठा होगा। सोरठा छंद दिया हुआ है, एक हमारे पास है दोहा छंद। तो इसके बारे में भी बताता हूं मैं। ठीक है, चलिए